सत्य, न्याय, प्रेम, मैत्री जैसे मूल्यों या संबंधों के आदर्श स्वरूप को प्रमाणित प्रतिपादित करती रामायण की कथा वस्तु हर कालखंड में प्रासंगिक रहे हैं। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में दादा साहब फाल्के की फिल्म लंका दहन 1917 से लेकर आज प्रदर्शित हो रहे आदि पुरुष तक नज़र आता है। सकारात्मक का यही प्रेरक चित्रण है। वह टीम सदस्यों की इस कार्य के लिए चुना है। हमारी दादी नानी जब हमें कहानियाँ सुनाती थे तो उदाहरण देती थी कि प्रभु श्री राम के आचरण भी तुम्हें ये चीज़ें सीखनी है कि हमारा प्रयास यही रहता है कि अपने पेशे, परिवार और प्रति हमारा बर्ताव अच्छा रहे। एक सीट हनुमान जी के लिए आरक्षित रखने की घोषणा हुई है। हनुमान जी भूमिका निभाने वाले देवदूत नागे कहते हैं कि अच्छाई का मतलब प्रभु श्री राम है, जबकि बुराई रावण है। इन दोनों चीज़ों के आसपास ही हमारा जीवन है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब आम पर्दे पर इन पात्रों को लाते हैं तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना होता है। इनके साथ जब सबकी आस्था और भक्ति जुड़ी होती है तो मुझे तो लगता है कि नई पीढ़ी को रामायण सौंप देना हमारे लिए श्री राम काज हैं। जब फिल्म की शूटिंग पूरी हुई तो सभी बेहद खुश थे, इसलिए कि श्री राम काज का हमारा एक अध्याय पूर्ण हुआ। इस फिल्म में बजरंग स्वरूप मेरे चरित्र द्वारा पहने गए नए जनेऊ को मैंने अपने घर में पूजा घर में रखा। वह मेरे लिए एक अमूल्य सी। पिछले महीनों में दुबई में स्कूल बच्चों से चर्चा कर रहा था कि उनमें कई बच्चे भारतीय थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित बना सकता है। इसके जवाब में आप भी विचार करेंगे कि क्या यह हमारी भौगोलिक स्थिति है, यह हमारा उद्योग जगत, बुनियादी संरचना या फिर हमारी आबादी। ये सभी पहलू किसी न किसी प्रकार इस उत्तर के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भारत को विकसित बनाने में हमारी प्रभावशाली संस्कृति की अहम भूमिका होगी। हमारी संस्कृति असल में एक ऐसी धरोहर है जिसकी रचना किसी एक पीढ़ी ने नहीं की, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के उत्तरदायित्व के रूप में मिली है। यह हमारे रची बसी है। भारतीय सनातन परंपरा में प्रथम पूज्य के रूप में प्रतिष्ठित भगवान श्री गणेश जी को ही ले लीजिए। जिस प्रकार भगवान गणेश ज्ञान के प्रतीक हैं और उनसे वह केवल भाग्य एवं लाभ प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी है संतोष करने के प्रेरणा भी मिलती है। संवेदनशील अर्थव्यवस्था वैभव के सदुपयोग ही खुशहाल जीवन और दीर्घकालिक आत्मनिर्भर समाज के आधार पर अर्थव्यवस्था के निर्माण की चर्चा बनी हुई है। जहां समाज कल्याण एवं जीडीपी विकास दोनों सह अस्तित्व हो, वहाँ नागरिकों की प्रसन्नता सर्वोपरि है। भारतीय सभ्यता सदा से धन और दान भारतीय सभ्यता सदा को धन और दान दोनों को सर्वोच्च मानती हैं। देवीय नारद ने राजा युधिष्ठिर के राजकाज पर उत्तम सलाह दी थी कि वह उन्हें एक अच्छे राजा के गुणों के बारे में बताते हैं कि ये गुण है वाकटुकता, सहायता करने की तत्परता, शत्रुओं से निपटने की बुद्धिमत्ता, स्मृति, नैतिकता एवं राजनीति का ज्ञान। इन्हीं गुणों की हम कालीन नेताओं में खोजते हैं। आज अमेरिकी सरकार ठप होने के कगार पर है, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर लिए गए कर्ज की अदायगी और राजनीतिक सहमति नहीं बन पा रही हैं। यूरोपीय संस्कृति ऐसी रही है जिसमें उन्होंने वस्तुओं पर ही पैसा बढ़ाया गया है जिनकी उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं थी। चीन ने कारोबार और नीतियों का ऐसा रास्ता अपनाया जिसमें कोई नैतिकता नहीं है। रूस अपने शत्रु को आंकने से गलती कर गया और एक अंतहीन से युद्ध में उलझ गया। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच ऐसा लगता है कि केवल भारत ही ऐसी प्रमुख शक्ति है जिसमें ऐसे प्रमुख शक्ति है जिससे ऐसा रास्ता चुना जो कूटनीति समाज और नैतिकता चुना जो कूटनीतिक समझ और नैतिकता से भरा है। साथ ही उसमें एक स्थिर अर्थव्यवस्था है वैश्विक ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित किया है, जिसके साथ दुनिया व्यापार करना चाहती हैं। वे सब इसी कारण संभव हुआ क्योंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। संसद के नए भवन के उद्घाटन में भी यही देखने को मिला कि जब प्रधानमंत्री मोदी सभी धर्मों के गुरुओं के साथ पहुंचेंगे और संगोल को स्पष्ट कर दिया कि हमारी संस्कृति हमारे लोकतंत्र की नींव है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं को अस्तित्व लगभग 6000 वर्ष पहले का है।
बेबीलोन, मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम ज्ञात सभ्यताओं में शामिल है। भारत की अवधारणा शायद उससे भी पहले हैं। भारतीय सभ्यता व्यापार, विज्ञान और दर्शन में शिव विश्व गुरु का था। मानव इतिहास के 600 वर्ष में से भारत 5700 वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था और विज्ञान के क्षेत्र में गुरु समय तक भारत दुनिया को खनिज, मसाले, धातुओं का के साथ ही गणित एवं खगोलीय शास्त्र का अवधारणाएँ देता रहा। वर्ष 1700 में वैश्विक जीडीपी में भारत की 27% हिस्सेदारी थी। अब भारत के रुतबे और अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि अभी विश्व जीडीपी में अमेरिका का हिस्सा 15% है। फिर भी मध्यकाल और औरंगजेब की विफल नीतियों ने देश के संरचना और बुनियादी रूप से कमज़ोर कर दिया, जिसका परिणाम अंग्रेजी राज के रूप में सामने आया। कि भारतीय समाज अगले 300 वर्षों तक अंधकार युग में डूब गया। जब दुनिया का श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था से मिलकर हम सबसे गरीब देशों को बीच गया। 1947 में हमने गुलामी की बेड़ियों से तोड़ा और समृद्धि की राह पर नए सिरे से सवार किए। वैश्विक अर्थव्यवस्था के सिरमौर बने, प्रणाली की तय की। इसमें से यह सवाल नहीं रह गया कि शक्तिशाली लोग आदेश जरूरी कर रहे हैं, परामर्श नहीं दे रहे हैं। खुद को परिस्थिति के अनुकूल बनाने की दूसरी क्षमता में इस निरंतर परिवर्तनशील विश्व में भी महसूस करा रहे हैं। मानव चिंतन के शीर्ष पर रहने वाला भारतीय समाज 300 वर्ष के अवगत के बाद ऐतिहासिक गौरव अंतराल के बाद अपनी ऐतिहासिक गौरव से फिर से पाने के पथ पर अग्रसर हैं। मध्यकाल में राह भटकने के बाद आज देश की युवा पीढ़ी एक ऐसे भारत में आगे बढ़ रही है जो अवसर, संस्कृति और बढ़ रहे अत्याचार पर भी लगाम